नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड परीक्षावाणी की विशेष सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड परीक्षावाणी पुस्तक में जितने भी अध्याय हैं तो उन सभी का कर रहे हैं हम विषयवार अध्ययन। इसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी पुस्तक के अध्याय 17 और इसका यह भाग 3 है। तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले बोली, या जो यहाँ पर उत्तराखंड में हमारी भाषाएं हैं उनके बारे में क्या क्या उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारी परीक्षावाणी पुस्तक में दी गई हैं। तो सबसे पहले बोली या भाषा की बात करें तो यहाँ पर हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियाँ बोली जाती हैं जो कि हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जिसमें 5 जो उपभाषाएं हिंदी की, जिसमें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। तो हमारे भारत में यहाँ पर 5 हिंदी की उपभाषाएं व 18 बोलियाँ बोली जाती हैं। इनमें जो हमारी पहाड़ी भाषा है, तो पहाड़ी जो भाषा है तो इसके अंतर्गत यहाँ पर कश्मीर के दक्षिण पूर्व सीमा पर और यानी जो भद्रवाह है तो उससे लेकर नेपाल का जो पूर्वी भाग है वहाँ तक यहाँ पर जो भाषा है वह पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आती है। पहाड़ी की जो उपभाषाएं हैं उसके अंतर्गत आती हैं, जहाँ पर पहाड़ी भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें फिर पहाड़ी की यहाँ पर अलग अलग उपभाषाएं या पहाड़ी के अंतर्गत जो बोलियां हैं वह बोली जाती हैं। भारतीय आर्य भाषा से संबंधित प्रायः जो सभी बोलियां हैं तो वह हमारी जो ये 5 जो हमारी क्या है उपभाषाएं 18 बोलियां तो उसके अंतर्गत आती हैं। तो इसके बाद क्योंकि मुख्यतः हम जो बात कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड जो क्षेत्र है तो वह हमारा किस में आता है, पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आता है। तो पहाड़ी हिंदी की अगर हम बात करें तो इसको भी हम 3 वर्गों में बांटते हैं, जिसमें हमारे पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी भाषा आती है। जिसमें हमारा यूके का जो संपूर्ण क्षेत्र है तो यह हमारी मध्य पहाड़ी जो भाषा है उसके अंतर्गत आता है। और इसमें मुख्यतः हमारे जो उत्तराखंड है तो सामान्यतः हमारे 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। तो यहाँ पर कुमाऊनी और गढ़वाली 2 हमारे जो प्रमुख यहाँ पर पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत उपभाषाएं हैं तो वह यहाँ मुख्य रूप से बोली जाती हैं। वर्तमान में कुमाऊनी और गढ़वाली को यहाँ पर भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, वर्तमान में ये बोलियाँ हैं। तो कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियों में साहित्य सृजन और फिल्म निर्माण का कार्य भी किया गया है। और भाषा लेखन में अगर हम इनकी बात करें तो भाषा लेखन में लिपि का जो प्रयोग होता है वो देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। राज्य में अन्य भाषाएं तो इसमें मुख्यतः हमारी हिंदी है, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली आती है। उसके अलावा यहाँ पर उर्दू, पंजाबी और बांग्ला यहाँ पर भाषाएं बोली जाती हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हमने उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा, जिसमें एक तरफ हमारी क्या है गढ़वाली है और एक तरफ हमारी कुमाऊनी बोली है। इनको अभी वर्तमान में भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया, तो यहाँ पर ये बोली में आती हैं। तो कुमाऊनी बोली की अगर हम बात करें तो कुमाऊं के उत्तर व दक्षिणी क्षेत्र से को छोड़कर जो शेष भाग है तो उसमें यह बोली जाती हैं। क्योंकि उत्तर में हम देखते हैं कुमाऊं के उत्तर में यहाँ पर जो पिथौरागढ़ है और हमारा कुछ जो बागेश्वर, अल्मोड़ा है ऊपर का जो क्षेत्र है, तो मुख्यतः जो पिथौरागढ़ का ऊपरी क्षेत्र है यानी जो कुमाऊं का उत्तरी भाग है तो यहाँ पर मुख्यतः भोटिया लोग निवास करते हैं, तो उनकी भी फिर अपनी भाषा है। और जब हम दक्षिण में उधम सिंह नगर क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें हिंदी, पंजाबी, बांग्ला तो अन्य भाषाएं भी देखने को मिलते हैं। तो मुख्य जो बीच का क्षेत्र है तो यहाँ पर कुमाऊनी बोली जाती है। और कुमाऊनी भाषा की अगर हम विकास की बात करें तो इसका जो प्रथम मत है तो इसमें विभिन्न मत हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें 2 मुख्य मत हैं। जिसमें प्रथम मत की अगर हम बात करें तो यह दरद, खस, पैसाची से और उसके बाद प्राकृत आती है, तो प्राकृत भाषा से इसका उद्गम माना जाता है। तो यानी मूल वो जो उद्गम है तो दरद, खस, पैसाची और प्राकृत से माना जाता है। लेकिन जो दूसरा मत है वह मानते हैं कि शौरसेनी अपभ्रंश, जिससे हमारी हिंदी भाषा का विकास भी हुआ है, तो उससे माना जाता है कि शौरसेनी जो अपभ्रंश भाषा है तो उसी से यहाँ पर हमारी कुमाऊनी भाषा का भी विकास हुआ है। और ये जो 2 मत हैं तो इनके भी अलग अलग विद्वान इनके समर्थक हैं। तो प्रथम मत की बात करें तो प्रथम मत में डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी तथा डी शर्मा, तो ये प्रमुख हैं जो कि प्रथम मत का समर्थन करते हैं कि दरद, खस, पैसाची और प्राकृत से यहाँ पर हमारे कुमाऊनी भाषा का विकास हुआ है। दूसरा मत जो शौरसेनी अपभ्रंश को मानता है तो इसमें डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल, पंडित बद्रदत्त पांडे और उदय नारायण
तिवारी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो ये प्रमुख हैं जो कि द्वितीय मत का समर्थन करते हैं। तो मुख्यतः यहाँ पर अधिकतर जो विद्वान हैं तो कुमाऊनी भाषा का जो उद्भव है तो वह शौरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं, जिस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। कुमाऊनी का जो तद्भव तत्सम शब्द है, तो यानी जब हम कुमाऊनी भाषा का जो विकास है शौरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं तो अधिकतर जो विद्वान हैं तो उसके पक्ष में वो क्या क्या चीज़ें बताते हैं, जिसमें कुमाऊनी में तद्भव तत्सम शब्द हमें हिंदी की तरह देखने को मिलती हैं। स्थानीय शब्द हैं आर्य व आर्यतर शब्द पूर्ण रूप से इसमें घुल मिल गए हैं, जो कुमाऊनी से भिन्न नहीं लगते। तो इसमें कुछ हमारे आर्य शब्द हैं और आर्यतर शब्द हैं जो कि पूर्ण रूप से हमारे कुमाऊनी में घुल मिल गए हैं। खड़ी बोली हिंदी से सर्वाधिक प्रभावित है। तो यह जो हमें सर्वाधिक जो प्रभावित दिखती है तो खड़ी बोली से दिखती है। कई विद्वानों द्वारा प्रयोग पहाड़ी हिंदी के नाम से यहाँ पर किया जाता है। तो यानी जो कुमाऊनी है तो पहाड़ी हिंदी के नाम से कई विद्वानों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। कुमाऊनी भाषा हिंदी से प्रभावित है, परंतु इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। इसमें शब्द संपदा, साहित्य व अभिव्यक्ति विधान है और वर्तमान में पर्याप्त रूप में इसमें साहित्य सृजन हो रहा है और लगातार हमारे चाहे उत्तराखंड सरकार हो या स्थानीय जो लोग हैं तो उनकी यहाँ पर पर्याप्त यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि हमारी जो कुमाऊनी और गढ़वाली यहाँ पर बोलियाँ हैं तो इनको भाषा का दर्जा प्राप्त हो सके। इसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर त्रिलोचन पांडे यहाँ पर कुमाऊनी भाषा का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले हमने कुमाऊनी भाषा का यहाँ पर विकास के बारे में जाना कि उसका विकास अधिकतर विद्वान शौरसेनी अपभ्रंश मानते हैं, यानी हिंदी की तरह मानते हैं। इसके बाद जब कुमाऊनी भाषा के वर्गीकरण की बात आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुमाऊनी भाषा को डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के अनुसार उच्चारण, ध्वनि तत्व और रूप रचना के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। तो 4 वर्गों में विभाजित करते हैं जिसमें 12 प्रमुख इसकी बोलियां सम्मिलित हैं, जिसमें पूर्वी कुमाऊनी वर्ग है, दूसरा पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग है, तीसरा उत्तरी कुमाऊनी वर्ग है, चौथा हमारा दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग है। तो इसमें पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की बात करें तो इसमें कुमैया, सोयाली, सिराली और अस्कोटी, तो 4 प्रमुख यहाँ पर कुमाऊनी की बोलियाँ आती हैं। कुमैया, सोयाली, सिराली और अस्कोटी ये एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं कि निम्न में से कौन सी पूर्वी कुमाऊनी से संबंधित है, कौन सा पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में यहाँ पर खसपराजिया, पछाई, फालदा कोटी, चौगरखिया, गंगोई और दनपुरिया, तो ये क्या है प्रमुख पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग हैं। उत्तरी कुमाऊनी वर्ग की बात करें तो जौहरी हैं, जौहरी भाषा है। और दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग की बात करें तो यहाँ पर नैनीताल कुमाऊनी या रच बहसी भी इसे कहा जाता है। तो ये 4 वर्गों में कुमाऊनी भाषा का वर्गीकरण है और 12 इसकी प्रमुख यहाँ पर बोलियाँ हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की बात करें तो पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में 4 कुमैया, सोयाली, सिराली और अस्कोटी ये प्रमुख हैं। तो नैनीताल से सटे काली कुमाऊँ के क्षेत्र में यहाँ पर कुमैया बोली जाती है। जो सोयाली है तो यह जो सोर क्षेत्र है हमारा पिथौरागढ़ भी कहते हैं, और साथ ही दक्षिणी जौहार व पूर्वी जो गंगोली क्षेत्र है तो उसमें यह बोली जाती है। सिराली अस्कोट के पश्चिमी सिरा यानी डीडीहाट के क्षेत्र में इसका प्रचलन है और अस्कोटी अस्कोट क्षेत्र में बोली जाती है। साथ ही बोली पर नेपाली भाषा का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग की बात करें तो इसमें भी खसपरजइयाँ, पछाई, फालदा कोटी और चौगरखिया, गंगोई और दनपुरिया, तो ये जो प्रमुख यहाँ पर हमारी 6 जो बोलियाँ हैं वह इसमें देखने को मिलती हैं पश्चिम कुमाऊनी वर्ग में। कुमाऊँ की जो ये 6 बोलियाँ हैं जिसमें खस परिचय की बात करें तो इसमें 12 मंडल व उद्यानपुर में इसका प्रचलन देखने को मिलता है। पछाई की बात करें तो अल्मोड़ा जिले के जो दक्षिणी भाग है और उससे लेकर गढ़ सीमा तक यहाँ पर पछाई जो कुमाऊनी बोली है तो इसका प्रचलन देखने को मिलता है। फालदा कोटी की बात करें तो फालदा कोट नैनीताल, अल्मोड़ा का कुछ भाग और पाली पछाऊ का जो कुछ क्षेत्र है वह उसमें हमें फालदा कोटी बोली का प्रचलन देखने को मिलता है। साथ ही चौगरखिया की बात करें तो चौगरखा परगने में इसका प्रचलन देखने को मिलता है। गंगोई की बात करें तो दानपुर का कुछ क्षेत्र और गंगोली का कुछ क्षेत्र इसमें हमें गंगोई भाषा देखने को मिलती है। दनपुरिया में दानपुर के उत्तरी भाग और जौहार के दक्षिणी भाग में इसे बोला जाता है। इसके बाद है उत्तरी कुमाऊनी वर्ग। तो उत्तरी कुमाऊनी वर्ग में जौहारी आती है जो कि जौहार व कुमाऊं के उत्तर सीमावर्ती भाग में और भूटिया जनजाति द्वारा भी इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस भाषा पर मुख्यतः उत्तर में है तो सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ पर ऐसे तिब्बती भाषा का भी प्रभाव इस पर देखने को मिलता है।
दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग की बात करें तो इसमें नैनीताल कुमाऊनी या रचबैंसी जो भाषा है वह देखने को मिलती है, जिसमें नैनीताल के रौ, चौमासी पट्टी, भीमताल, काठगोदाम, हल्द्वानी आदि क्षेत्रों में इस भाषा का प्रचलन देखने को मिलता है और इसका जो अन्य नाम है तो नैनीतालिया भाषा भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा साहित्य गौरव पुरस्कार योजना के तहत यहाँ पर गुमानी पंत पुरस्कार दिया जाता है और वह दिया जाता है साहित्य सृजन के लिए कुमाऊनी बोली व भाषा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और गुमानी पंत पुरस्कार कुमाऊनी बोली में यहाँ पर उत्कृष्ट जो कार्य कर रहे हैं यहाँ पर लेखक या रचनाकार, तो उनके लिए दिया जाता है। 2023 से इसे प्रारंभ किया गया और 2023 में गुमानी पंत पुरस्कार जो प्रदान किया गया तो यह राजेंद्र सिंह बोरा या त्रिभुवन गिरी को प्रदान किया गया। कुमाऊनी भाषा की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर श के स्थान पर श का प्रयोग किया जाता है। अवधि भाषा का प्रयोग का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है, जो प्रभाव है अवधि भाषा का देखने को भी मिलता है अधिक। बहुवचन बनाने के लिए अवधि के समान इसमें ना जोड़ना, जैसे लड़कन, तो यह बहुवचन का प्रयोग हमें देखने को मिलता है जिसमें ना जोड़ा जाता है। हिंदी के अकारांत शब्द पिथौरागढ़ की ओर बोले जाने वाली कुमाऊनी में उकारांत हो जाते हैं, जैसे गया का गयो, पाया का पायो। राजस्थानी प्रभाव के कारण प्रसर्ग ने के स्थान पर यहाँ पर ले या ला तथा से के स्थान पर थ का प्रयोग किया जाता है, जैसे अदिति ने कहा को अदिति लूक है, तो यानी अदिति ने कहा तो अदिति लूक है। तो चेला से पूछा तो च्वाला तय पूछा। तो इस प्रकार के यहाँ पर राजस्थानी प्रभाव के कारण जो प्रसर्ग हैं ने के स्थान पर ले हो जाते हैं। क्रिया के रूप में ओ, आ और ई भूतकाल के और ला क्या है वर्तमान और भविष्य काल का इसमें द्योतक होता है, उनका प्रयोग किया जाता है। संख्यावाचक जो शब्द होते हैं तो उसमें ह वर्ण का कुमाऊनी में लोप हो जाता है, जैसे 12 होता है तो 12 को 12, 13 को 13, 14 को 14, 15 को 15 और 16 को 16 हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हा का इसमें लोप देखने को मिलता है संख्यावाचक शब्दों में। प्राय अंत्य का ना का अणा हो जाता है, जैसे वन का वण, अपना का अपना। तो इस प्रकार यहाँ पर अंत ना का अणा हो जाता है। ढा धोने का डा हो जाता है, जैसे गढ़वाल का गढ़वाल हो जाता है। चंद्रमा कुमाऊनी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त था, जून दौड़ी कहा जाना इसमें शामिल है। इसके बाद कुमाऊं क्षेत्र के अन्य बोलियों की हम बात करें तो कुछ अन्य बोलियां भी हैं जो यहाँ पर स्थान विशेष में बोली जाती है, जिसमें हमारी मझकुमैया हैं। तो कुमाऊं और गढ़वाल का जो सीमावर्ती क्षेत्र है तो इसमें मझकुमैया बोली जाती है, जो कि कुमाऊनी और गढ़वाली का मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है। गोरखाली भाषा है, तो गोरखाली यहाँ पर नेपाल से सटे जो क्षेत्र और अल्मोड़ा के कुछ स्थानों पर गोरखों द्वारा प्रयोग की जाती है, यह नेपाली भाषा है। भावरी टनकपुर चंपावत से काशीपुर उधम सिंह नगर तक यह बोली जाती है। शौका तो पिथौरागढ़ का उत्तरी जो क्षेत्र है भूटांतिक क्षेत्र है, तो उसमें यहाँ पर शौका बहुल क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। राजी, अस्कोट, धारचूला और डीडीहाट के जो वनरोध लोग हैं तो उनके द्वारा, यहाँ हमारी जनजाति भी है राजी जनजाति, तो उनके द्वारा प्रयोग की जाती है। बोगसाड़ी तो कुमाऊं के दक्षिणी छोर में, जबकि इस क्षेत्र में थारों द्वारा अपनी जो बोली है वह प्रयोग की जाती है। तो कुमाऊं के दक्षिणी छोर में बोली जाती है और साथ ही यहाँ पर थारों द्वारा भी अपनी बोली का प्रयोग किया जाता है। पंजाबी हैं तो कुमाऊं का दक्षिणी भाग जो सिख बहुल क्षेत्र है तो उनके द्वारा यहाँ पर पंजाबी भाषा का प्रयोग जसपुर, बाजपुर, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, तो यहाँ पर जहाँ पर पंजाबी विशेष यहाँ पर संख्या में रहते हैं तो वहाँ पर उनके द्वारा पंजाबी बोली जाती है। पंजाबी में खड़ी बोली के क्रिया रूप में साहित्य उसका हिंदी के समान ही है। बांग्ला की बात करें तो कुमाऊं के दक्षिणी भाग में बांग्ला जो लोग रहते हैं तो उनके द्वारा यहाँ पर बंगाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। बंगाली लोगों के द्वारा बांग्ला भाषा का प्रयोग किया जाता है। कुमाऊनी भाषा में लोक साहित्य की बात करें तो दो प्रकार से हमें देखने को मिलता है, लिखित साहित्य और मौखिक साहित्य। तो लिखित साहित्य की बात करें तो डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी अपनी पत्रिका गुमानी ज्योति में लिखते हैं कि लोहघाट के एक व्यापारी के पास चंपावत के चंद राजा अभय चंद का 999 ईस्वी का कुमाऊनी भाषा में लिखित ताम्रपत्र देखने को मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि 10वीं सदी में कुमाऊनी भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थे। तो यानी 10वीं सदी का एक ताम्रपत्र कुमाऊनी भाषा का देखने को मिलता है, तो इससे प्रतीत होता है कि उस समय यहाँ पर कुमाऊनी भाषा प्रचलित थी। मैसूर जोशी कुमाऊनी भाषा का उद्गम दिगांश अवलेख जो कि पिथौरागढ़ से प्राप्त होता है 1105-6 ईस्वी का है और कुमाऊनी भाषा का प्रथम तिथि युक्त नमूना इसे बताते हैं।
और संस्कृत अपभ्रंश परंपरा से 10वीं-11वीं शताब्दी में विकसित मानते हैं। तो यानी संस्कृत अपभ्रंश वही शॉर्ट्स यानी अपभ्रंश से यहाँ पर उद्गम माना जाता है। और 1105-6 ईस्वी में यहाँ पर कुमाऊनी भाषा का प्रथम जो तिथि युक्त नमूना प्राप्त होता है, दिगांश अभिलेख पिथौरागढ़ से प्राप्त होता है। इससे यहाँ पर कुमाऊनी भाषा का पता चलता है। कुमाऊनी भाषा को राजभाषा के रूप में प्रतिस्थापित किया गया, तो यह कत्यूरी शासनकाल में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद 1800 के बाद कुमाऊनी में रचनाओं का सिलसिला प्रारंभ होता है और उपरोक्त काल के प्रमुख जो साहित्यकार हैं कुमाऊनी, इसमें गुमानी पंत हैं, कृष्ण पांडे, चिंतामणि जोशी, गंगादत्त उपाध्याय, शिवदत्त सती, ज्वालादत्त जोशी और लीलाधर जोशी यहाँ पर प्रमुख हैं। अल्मोड़ अखबार 1871 में यहाँ पर प्रकाशित होता है और शक्ति पत्रिका 1918 में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यहाँ पर निकाली जाती है। इसमें भी कुमाऊनी भाषा को बल मिलता है, कुमाऊनी भाषा का विकास हमें देखने को मिलता है। मौखिक लोक साहित्य की बात करें तो इसमें लोकगीत, लोक कथाएँ, लोक गाथाओं यहाँ पर इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें लोकगीतों की एक समृद्ध परंपरा रही है और जिसमें कृषि गीत होते हैं, ऋतु गीत, संस्कार गीत, अनुभूति प्रदान गीत, नृत्य गीत और तर्क प्रदान गीत यहाँ पर प्रमुख हैं। तो कुमाऊं में मनोरंजन और जन शिक्षा हेतु कई प्रकार की लोक गाथाओं का प्रचलन हमें देखने को मिलता है और इनका जो हस्तांतरण है तो मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप से वह ट्रांसफर हो रही हैं, जिसमें परंपरागत गाथाएं, पौराणिक गाथाएं, धार्मिक गाथाएं और वीर गाथाएं प्रमुख हैं। तो सर्वाधिक जो लोकप्रिय लोक गाथा है तो मालूशाही है और सबसे प्राचीन लोकप्रिय लोक जो गाथा है वह रमोल है। जागर पौराणिक लोक गाथाओं में इसमें वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें देवताओं की प्रसन्नता, भूत प्रेत से मुक्ति या किसी व्याधि से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर जागर देखने को मिलते हैं और इसमें रामकृष्ण 24 अवतार, शिव पार्वती प्रसंग इसमें वर्णन मिलता है। धार्मिक लोक गाथाओं की बात करें अगर हम, तो धार्मिक अनुष्ठान, तंत्र मंत्र के समय गायन और कभी कभी इसमें नृत्य भी देखने को मिलता है। प्रमुख रूप से इसमें ग्वल, गद्यनाथ, मशाण, एडी शैम, भूमियों, नंदा देवी आदि प्रमुख यहाँ पर लोक गाथाएँ हमें देखने को मिलती हैं। भाड़ों की बात करें तो यहाँ भाड़ों वीर गाथाएँ हैं, जो शासकों में वीरों की गाथाएँ यहाँ पर प्रमुख रूप से हैं। प्रमुख वीर लोक गाथाएँ, तो प्रमुख जो वीर लोक गाथाएँ जिसमें भीमा कठैत, परमा रौतेला, रतवा फड़त्याल, अजवा, बखौल प्रमुख हैं। धार्मिक व नैतिक शिक्षा व मनोरंजन हेतु यहाँ पर लोक कथाओं का प्रचलन भी देखने को मिलता है और इनका जो प्रमुख विषय रहता है तो विषय यहाँ पर राजा रानी, पशु पक्षी, भूत प्रेत, संत महात्मा आदि इनके मुख्य विषय हैं। अन्य जो प्रचलन है तो कुमाऊं लोक साहित्य में पहेलियों को यहाँ पर क्या कहा जाता है, आण कहा जाता है, जिनका प्रचलन देखने को मिलता है। उसके अलावा लोकोक्तियाँ हैं और साथ ही यहाँ पर मुहावरे भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद है हमारी गढ़वाली भाषा। तो गढ़वाली भाषा की बात करें तो गढ़वाली भाषा की उत्पत्ति के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है और जो प्रमुख यहाँ पर मत देखने को मिलता है तो दो मत हैं, जिसमें दर्द या खस से जिस प्रकार कुमाऊनी है, दूसरा शॉर्ट्स यानी अपभ्रंश है। तो आधार जो गढ़वाल में निवास करने के कारण यहाँ पर दर्द या खस से भी माना जाता है कि इसका उद्गम होता है दर्द या खस भाषा से। साइंस ऑफ लैंग्वेज मैक्स मुलर के, जिसमें गढ़वाली प्राकृतिक भाषा का एक रूप देखने को मिलता है। वेदमाला हरिराम दशमाना की, तो इसमें वर्णन है कि गढ़वाली और वैदिक संस्कृत शब्दों की एक सूची, जिसमें गढ़वाली में कई शब्दों का प्रयोग हमें वैदिक रूप में भी मिलता है। गढ़वाल की भाषा का वर्गीकरण, जिस प्रकार से हमने कुमाऊनी भाषा का वर्गीकरण किया था, तो उस प्रकार हमें यहाँ पर बोली की दृष्टि से डॉक्टर गेरशन के द्वारा गढ़वाली भाषा को 8 भागों में बांटा गया, जिसमें श्रीनगरी, नागपुरिया, दशोलिया, बदाहणी, राठी, माच कुमैया, सलाणी और टिरियाली। तो ये प्रमुख यहाँ पर 8 प्रमुख यहाँ पर गढ़वाली भाषा का वर्गीकरण है, या 8 प्रमुख यहाँ पर गढ़वाली भाषाएं जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। तो जो माना गढ़वाली भाषा है वह टिहरी और श्रीनगर के आसपास की गढ़वाली को माना जाता है और जो मानक भाषा है तो मुख्यतः जो साहित्य रचना है उसका प्रयोग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। गढ़वाली भाषा की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो गढ़वाली भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्द सम्मिलित हैं। इसका मूल कारण है कि विभिन्न तीर्थ स्थानों से तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं, 4 धाम यहाँ पर हैं, तो इस कारण विभिन्न स्थानों के शब्द इसमें सम्मिलित हैं। हिंदी के मूल सुरों के अलावा अन्य सुरों का भी अस्तित्व देखने को मिलता है। अधिकांश जो शब्द रचना है तो हिंदी खड़ी बोली पर आधारित है। यहाँ पर ना के स्थान पर अणा का प्रयोग बहुलता से किया जाता है
और लिंग निर्धारण के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है। लिंग निर्धारण इसमें पद निर्माण प्रक्रिया पर निर्भर करती हैं और साथ ही शब्दों से जुड़े प्रत्ययों के अनुसार। तो इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाक्य रचना की जाती है। सभी मूल स्वरों के अनुनासिक रूप में मिलना, जैसे इसमें आध्यारो, बिजोणों, लोण, मैणा, नौण, चौल, ओला, मैन। तो इस प्रकार के यहाँ पे जो मूल स्वर हैं तो उनमें अनुनासिक रूप में ये मिलते हैं। बलात्मक स्वराघात की अधिकता होती है। कभी कभी विशेषणों में गुणाधिक्य प्रकट करने हेतु यहाँ पर स्वराघात किया जाता है। जैसे अत्यधिक मीठे को मिठ्ठो कहते हैं, अत्यंत लाल को लाल कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्वराघात भी होता है। संख्यावाचक विशेषणों में यहाँ पर स्वागत की अपेक्षा ध्वनिगत वैशिष्ट्य अधिक है। जैसे इसमें 11 को 11, 12 को 12, 2 को द्वि और 70 को 70 कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र के अन्य बोलियाँ, तो उसके अलावा कुछ अन्य बोलियाँ जिसमें फर्स्ट है खड़ी हिंदी। तो इसका जो प्रयोग है हरिद्वार रोड के देहरादून में, साथ ही हरियाणवी भाषा का प्रयोग भी इसमें देखने को मिलता है। और राहुल संस्कृतायन द्वारा दिल्ली आगरा के आसपास के क्षेत्रों में प्रयुक्त जो खड़ी बोली है तो उसको यहाँ पर कौरवी नाम दिया गया है। इसके अलावा गढ़वाल में जौनसारी बोली जाती है, जो कि जौनसर बाबर का क्षेत्र है। यहाँ पर इसका प्रचलन देखने को मिलता है जौनसारी जनजाति में मुख्यतः। भोटिया, तो चमोली और पिथौरागढ़ का जो सीमावर्ती क्षेत्र है तो उसमें हमें भोटिया भाषा देखने को मिलती है। गढ़वाली लोक साहित्य की अगर हम बात करें तो इसको भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, लिखित साहित्य और मौखिक साहित्य। तो लिखित साहित्य की अगर हम बात करें तो गढ़वाल में लिखित साहित्य का आरंभ 1750 से हमें देखने को मिलता है, जिसमें गोरखवाणी सुदर्शन शाह द्वारा, जिनका टाइम पीरियड 1815 से 59 तक था। तो गढ़वाल में लिखित साहित्य का आरंभ माना जाता है 1750 से। और श्यामचंद्र नेगी के अनुसार यहाँ पर इनका जो गोरखवाणी है तो यहाँ पर गढ़वाल लिखित साहित्य का लिखित रूप में यहाँ पर आरंभ माना जाता है सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड से। विकास के दृष्टि से गढ़वाल साहित्य का जो विभाजन है उसमें 5 काल हैं, जिसमें आरंभिक, फिर सेकंड है गढ़वाली, थर्ड है सिंह काल, फिर है पांथरी काल और अंतिम है आधुनिक काल। तो गढ़वाली साहित्य का विभाजन हम 5 भागों में कर सकते हैं। आरंभिक काल में जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं तो इसमें बुरो संग हर्षपुरी की है, चेतावनी हरकृष्ण दुर्गादत्त की है, विरह इसमें लीलन कोटनाला की है। तो आरंभिक काल है तो यहाँ पर जो गढ़वाली भाषा है तो यहाँ पर इतना इसमें विकास नहीं है, शब्द जो भंडार है वह भी कम देखने को मिलता है। दूसरा काल है हमारा गढ़वाली काल। तो इस काल का आरंभ 1905 में गढ़वाली जो यहाँ पर पत्र का प्रकाशन होता है टिहरी से, उसमें हमें देखने को मिलता है। पत्र में लेखक और कवियों की कई प्रमुख रचनाओं का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें प्रमुख जो रचनाकार रहते हैं सत्यनारायण रतूड़ी, सत्यशरण चंद्रमोहन रतूड़ी और आत्माराम कैरोला। तो पत्र के प्रथम अंक में हमें सत्यनारायण रतूड़ी की कविता उठो गढ़वालियों का प्रकाशन किया जाता है, जिसको काफ़ी प्रसिद्ध देखने को मिलती है। इसके बाद तीसरा काल है सिंह काल, तो जिसके प्रमुख कवि हैं भजन सिंह, और भजन सिंह द्वारा यहाँ पर सामाजिक बुराइयों पर कविताएं लिखी गई। सिंहनाद उनकी प्रमुख कविता है, जिसे गढ़वाल साहित्य का अनमोल हीरा भी कहा जाता है। सिंहनाद तो काफ़ी प्रसिद्ध यह रचना है। भजन सिंह पुरस्कार यह वर्ष 2023 से प्रारंभ किया गया और यह किया गया जैसे कुमाऊनी में था गुमानी पद पुरस्कार, तो ऐसे ही यहाँ पर गढ़वाली बोली एवं भाषा में उत्कृष्ट जो साहित्य सृजन है तो उसके लिए यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किया जाता है 2023 से। तो यह सर्वप्रथम जो प्रदान किया गया तो नरेंद्र कठैत को यह प्रदान किया गया। इसके बाद चौथा काल है पांथरी काल। तो इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं तो भगवती प्रसाद पांथरी हैं, जिनके नाम पे इस कालखंड का पांथरी काल के नाम से जानते हैं। और इनकी जो प्रमुख रचना है तो हिलांसी है, जिसका मुख्य विषय स्वतंत्रता आंदोलन है। पांचवा काल है आधुनिक काल। प्रमुख रचनाकार इसमें दामोदर प्रसाद थपलियाल, गोपेश्वर कोठियाल और घनश्याम रतूड़ी जी हैं। इसके बाद उपरोक्त रचनाकारों के प्रयास से गठित या स्थापित गढ़वाल जन साहित्य परिषद। तो यहाँ पर जो हमारे प्रमुख रचनाकार हैं या तत्कालीन जो लेखक थे तो उनके द्वारा गढ़वाल जन साहित्य परिषद की स्थापना की गई। सेकेंड है अब मौखिक लोक साहित्य, यानी जो मौखिक रूप से प्रचलित है। तो वह रचनाएं जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को यहाँ पर हस्तांतरित की जा रही है, यानी एक पीढ़ी से चलकर दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप से, यानी इसका कोई लिखित सोर्स हमारे पास नहीं है लेकिन मौखिक रूप से प्रचलन देखने को मिलता है। तो प्रमुख विधाएं इसमें लोकगीत, तो शैली भाषा व वर्ण विषय यहाँ पर वर्गीकृत अगर उनको हम करें लोकगीतों को तो यहाँ पर धार्मिक लोकगीत, सांस्कृतिक और मांगलिक लोकगीत,
प्रेत लोकगीत हैं, प्रेम या प्रणय संबंधी लोकगीत हैं, देशभक्तिपूर्ण लोकगीत हैं और मनोरंजनात्मक लोकगीत हमें देखने को मिलते हैं। तो अन्य अलग अलग विधाओं में देखने को मिलती हैं। लोक कथा, तो कई प्रकार के यहाँ पर लोक कथाओं का प्रचलन है, जिसमें मनोरंजन प्रकार के हैं, धार्मिक प्रयोजन है, शिक्षा की हैं और विशेष रूप से जो जुड़ी हैं तो मानवीय भावनाओं से, समस्याओं से, रीति रिवाजों से और लोक परंपराओं से जुड़ी इनका देखने को मिलता, जुड़ाव देखने को मिलता है। लोक कथाएं मुख्यतः जो आधारित होती हैं तो देवी देवताओं, पशु पक्षी, राजा रानी, भूत प्रेत, परियों और वीरों से ये मुख्य रूप से संबंधित होती हैं। इसके बाद लोक गाथाएं हैं, तो लोक जीवन के कथात्मक लोकगीत हैं। गायन में वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा बहुत इसमें नृत्य भी हमें देखने को मिलता है। लोक कथा का अगर हम विभाजन की बात करें तो इसमें लौकिक ऐतिहासिक लोक गाथाएं, पवाड़े या पौराणिक लोक गाथाएं या जागर देखने को मिलते हैं मुख्यतः। फर्स्ट है लौकिक या ऐतिहासिक लोक गाथाएं। तो पौराणिक लोक गाथाएं, लौकिक लोक गाथाएं, पवाड़े, इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो लौकिक जो लोक गाथाएं या पवाड़े जिनको कहा जाता है, तो इसमें भी दो प्रकार देखने को मिलते हैं, प्रेम या प्रणय संबंधी लोक गाथाएं और सेकंड इसमें वीरतापूर्ण लोक गाथाएं देखने को मिलती हैं। तो प्रेम या प्रणय जो लोक गाथाएं हैं तो इस बार जो प्रमुख हैं तो इसमें है जस्सी, सैकुमैण, राजूला मालुसाई मुख्य रूप से प्रचलित है। जीतू बगड़वाल, कुसुमा कुलीन, फ्यूजी, गंगनाथ, अर्जुन वासुदत्ता। तो ये प्रमुख क्या है, प्रेम या प्रणय संबंधी लोक गाथाएं। इसमें हमें प्रेम जो क्या है वो मुख्य विषय के रूप में देखने को मिलता है। वीरतापूर्ण लोक गाथाओं की बात करें तो इसमें तिलू रोतेली, उदी, कफू चौहान, गडू सोम्याल, सूरजू कौल, कैंतुरा, जगदेव पवार, रणोरौत, कालू भंडारी मुख्य रूप से प्रचलित है, ब्रह्म कुंवर और भानु पोपेला। ये प्रमुख यहाँ पर वीरतापूर्ण लोक गाथाओं का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। पौराणिक लोक गाथाओं या जागर की बात करें तो पौराणिक काल की घटनाओं से संबंधित, जिसमें मुख्यतः हमें कृष्ण संबंधी गाथाएं, पांडव संबंधी गाथाएं, स्थानीय देवी देवताओं गाथाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके बाद लोकोक्तियाँ, लोक में प्रचलित जो उक्ति है उसे लोकोक्ति कहा जाता है या कहावतें हैं। तो गढ़वाल में इनको अखाड़ा, पखाड़ा या किस भी कहा जाता है। पहेलियाँ हैं, पहेलियों को गढ़वाल क्षेत्र में खूब प्रयोग किया जाता है, जिनको आड़ा या ऐण कहते हैं। इसके बाद लोक वार्ता की बात करें तो गढ़वाल में पंडुली इनको कहा जाता है, जो यहाँ पर गेय या तत्काल जो निर्मित कविता है उसके रूप में प्रचलित है। विशेष रूप से वाद्य के साथ नृत्य करते हुए कवित्व शैली में प्रश्नोत्तर यहाँ पर किया जाता है। तो लोक वार्ता में वाद्य के साथ एवं नृत्य भी होता है और साथ ही इसमें प्रश्नोत्तर के रूप में, कविताओं के रूप में किया जाता है। इसके बाद प्रमुख पत्रिकाओं की बात करें अगर हम, तो मासिक जो यहाँ पर पत्रिकाएं देखने को मिलती हैं तो हमारे उत्तराखंड दर्शन देहरादून से ये मासिक पत्रिकाएं यानी माह में एक बार इनका प्रकाशन होता है। पर्वतजन, युगवाणी, मध्य हिमालय पिथौरागढ़ से, अंतरज्वाला दुगड्डा पौड़ी से और कुंभगढ़ यहाँ पर हल्द्वानी से प्रकाशन होता है। अनियमित धांध यहाँ पर देहरादून से प्रकाशित होती है। इसके अलावा वार्षिक पहाड़ नैनीताल से प्रकाशित होती है, पूर्वासी अल्मोड़ा से, उत्तराखंड संस्कृत पौड़ी से और त्रैमासिक जो यहाँ पर पत्र पत्रिकाएं हैं तो उत्तरा नैनीताल में, आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से और राष्ट्रीय ज्वाला दुगड्डा पौड़ी से यहाँ पर प्रकाशन होता है। प्रमुख समाचार पत्रों की बात करें तो देहरादून से प्रकाशन होता था तो अमर उजाला, दैनिक जागरण या ये दैनिक है यानी रोज प्रकाशन होता है और प्लस हिंदी में है। हिमाचल टाइम्स की बात करें दैनिक और यह हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। गढ़वाल पोस्ट दैनिक और इंग्लिश में है। सार टाइम्स या दैनिक और इंग्लिश में है। पेस्त्री या दैनिक है। दैनिक जनलहर यह भी दैनिक है। सीमांत वर्मा संत दैनिक है और वैली मेल यह भी दैनिक है। दून दर्पण, द बॉयज ओवर, हिमाचल मसूरी और दून दोनों जगह से प्रकाशित होता है देहरादून से। नया जमाना, गढ़वाल दही, हिमवंत और मसूरी टाइम, तो ये सभी देहरादून से प्रकाशित होते हैं और साप्ताहिक हैं। हरिद्वार से प्रकाशन की बात करें दैनिक द हॉक या दैनिक पत्र है। बद्री विशाल समाचार, तो यह भी हरिद्वार से प्रकाशन होता है, दैनिक है। पौड़ी से बात करें तो कर्मभूमि लैंसडाउन से साप्ताहिक प्रकाशित होता था। सत्यपथ कोटद्वार यह भी साप्ताहिक। खबरसार पाक्षिक था यानी 15 दिन में एक बार। और पौड़ी टाइम्स यह भी साप्ताहिक या सप्ताह में एक बार इसका प्रकाशन किया जाता था पौड़ी से। चमोली से बात करें देवभूमि नंदप्रयाग साप्ताहिक है। अनिकेत कोपेश्वर यह भी साप्ताहिक है। नैनीताल से बात करें नैनीताल समाचार पाक्षिक है 15 दिन में। उत्तर उजाला हल्द्वानी में दैनिक है। अल्मोड़ा से प्रजाबंधु रानीखेत साप्ताहिक प्रकाशन किया जाता है। पिथौरागढ़ हिमाल प्रसंग पाक्षिक है 15 दिन में।
उधम सिंह नगर से उधम सिंह नगर का दर्पण शांति दैनिक है और उत्तराखंड दर्पण ये शांति दैनिक है। तो ये कुछ प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। तो इसके साथ ही हमारे यह भाग 3 और अध्याय 17 यहीं पर समाप्त होता है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।